अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, बहुसाक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल का बहुप्रतीक्षित विस्तार और फेरबदल करने जा रहे हैं। इसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। किसको मंत्री बनाया जाएगा, किसको मंत्री पद से हटाया जाएगा, पूरी सूची तैयार है। लेकिन चूंकि कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, इसलिए अटकलों का दौर जारी है। इस पूरी कवायद का मकसद है कि अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम रहे मंत्रियों को हटाकर सरकार की छवि सुधारी जाए और युवा चेहरों के साथ ही अनुभव को तरजीह देते हुए राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों को साधा जाए। इसके साथ ही एनडीए को और मजबूत कर विपक्ष के राष्ट्रीय गठबंधन बनाने की कोशिशों को झटका दिया जाए। फिलहाल कहने को यह एनडीए सरकार है, लेकिन इसमें एक आरपीआई आठवले के रामदास आठवले को छोड़कर किसी और सहयोगी दल का कोई मंत्री नहीं है। एनडीए और अकाली दल सरकार से बाहर जा चुके हैं। नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में जेडीयू सरकार में शामिल नहीं हुई थी और लोजपा नेता रामविलास पासवान का निधन हो चुका है। ऐसे में एनडीए के सहयोगी दलों को सरकार में प्रतिनिधित्व देकर राजग को मजबूत किए जाने की तैयारी है। देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने पिछले लगभग महीने भर में काफी विचार विमर्श कर इस बदलाव का खाका तैयार किया है। 2019 में प्रधानमंत्री के तौर पर दूसरी पारी शुरू करने के बाद नरेंद्र मोदी मंत्रिपरिषद का यह पहला विस्तार होगा। असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे, भिवंडी से सांसद कपिल पाटिल और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी उन संभावित लोगों में शामिल माने जा रहे हैं जिन्हें मोदी मंत्रिपरिषद में जगह मिल सकती है। माना जा रहा है कि इस फेरबदल में उत्तर प्रदेश को खासी तवज्जो मिल सकती है, क्योंकि अगले साल की शुरुआत में वहां विधानसभा चुनाव है और राजनीतिक रूप से यह देश का सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश माना जाता है। मोदी कैबिनेट विस्तार में लगभग 20 नए मंत्रियों को शामिल किए जाने की संभावना है। माना जा रहा है कि पहले से ही अतिरिक्त प्रभार और ज्यादा मंत्रालयों का कामकाज संभाल रहे कई मंत्रियों का बोझ भी कम किया जा सकता है। जिन नेताओं को मंत्री बनाया जाना है उन्हें दिल्ली आने के लिए कह दिया गया है। दिल्ली में यह सभी नेता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पार्टी के संगठन महासचिव बीएल संतोष और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बना दिया गया है। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है, मंत्रिपरिषद से इस्तीफा भी दे दिया है। माना जा रहा है कि जिन मंत्रियों की छुट्टी की जानी है उन्हें पार्टी मुख्यालय बुलाकर इस्तीफा देने को कहा जा सकता है। इस बीच भाजपा के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली रवाना होने से पहले उज्जैन जाकर महाकाल के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। सिंधिया से जब संवाददाताओं ने उनके केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल होने के बारे में पूछा तो उन्होंने इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया और कहा कि उन्हें अपने अगले कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना होना है। उधर माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की इस कवायद में उत्तर प्रदेश को बहुत कुछ मिल सकता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए एक बड़े दलित चेहरे को कैबिनेट मंत्री के रूप में जगह दी जा सकती है, तो वहीं छोटे दलों की केंद्रीय मंत्रिमंडल में सहभागिता बढ़ाकर सभी वर्गों को संतुष्ट करने की कोशिश की जा सकती है। उत्तर प्रदेश से दलितों और ब्राह्मणों को खुश करने के लिए इन वर्गों के नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह दिए जाने की संभावना है। रामविलास पासवान के निधन और थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बना दिए जाने के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में दलित वर्ग की भागीदारी कम हुई है। पार्टी इसे पूरा करने की कोशिश करेगी। माना जा रहा है कि इस कोटे में रामशंकर कठेरिया की किस्मत खुल सकती है, जो आगरा से आते हैं। दलित वर्ग की बड़ी आबादी के कारण आगरा को दलित राजनीति की राजधानी भी कहा जाता है। इसी के साथ लोक जनशक्ति पार्टी नेता और हाजीपुर से सांसद पशुपति कुमार पारस को भी मंत्रिमंडल में शामिल कर दलित भागीदारी को बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी। पार्टी का मानना है कि इससे यूपी के साथ साथ बिहार में भी एक अच्छा संकेत जाएगा। हालांकि चिराग पासवान ने कह दिया है कि यदि लोजपा के कोटे से पारस को मंत्री बनाया जाता है तो वह कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। उन्होंने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी भेज दिया है। सूत्रों के अनुसार पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व भी इस विस्तार में बढ़ सकता है। पश्चिम बंगाल से दिनेश त्रिवेदी और दिलीप घोष के नाम आगे माने जा रहे हैं। इसके साथ ही माना जा रहा है कि भाजपा की सहयोगियों
जेडीयू और अपना दल को भी इस मंत्रिमंडल विस्तार में प्रतिनिधित्व मिलेगा। फिलहाल कहने को यह एनडीए सरकार है, जैसे हमने आपको शुरू में भी बताया कि एनडीए की सरकार है, लेकिन सिर्फ 8 वाले को छोड़कर सारे मंत्री भाजपा के ही हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में सबसे ज़्यादा इस बात पर नज़र है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से कितने लोग मंत्री बनते हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक नीतीश की पार्टी चाहती है कि 4 मंत्री बने। पार्टी से कितने मंत्री बनेंगे, इसे लेकर कयासों का दौर जारी है। हालांकि जेडीयू ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो रही है। जेडीयू का कहना है कि बिहार में बीजेपी के 17 सांसद हैं और केंद्र में 5 मंत्री, लेकिन जेडीयू के 16 सांसद हैं और एक भी मंत्री नहीं है। यह ठीक नहीं है। ऐसे में जेडीयू के 4 मंत्री बनने चाहिए, ऐसा पार्टी का कहना है। जेडीयू ने कहा है कि उसे 2 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री के पद चाहिए। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सब कुछ पार्टी अध्यक्ष आरसीपी सिंह देख रहे हैं और मंत्रिमंडल को लेकर जो भी होगा वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही तय करेंगे। क्या करोगे? नहीं, किसी फॉर्मूले के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसके बारे में जो हमने हम लोगों के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हीं को इन सब चीजों के लिए अधिकार है। जो कुछ भी अधिकृत वही हैं, बातचीत करके जो कुछ भी होना है उसी के हिसाब से होगा। इसमें कोई खास बात नहीं। 3 लेंगे या 2 लेंगे? इसकी कोई जानकारी मुझको नहीं है। पिछली बार जो हुआ सो हुआ, उस समय हम अध्यक्ष थे, जो कोई भी बात हो गई वो सब बात तो अब खत्म हो चुकी है। इस बार शामिल अब आप तो जान रहे हैं कि हमने ऑलरेडी, आपको पता ही है, आज से कई महीना पहले हमने अध्यक्ष की जिम्मेवारी आरसीपी सिंह को सौंप दी और उन्हीं को कहा है सारा काम करिए, देखिए। अब इसके बाद वो आपस में बातचीत करके इसके बारे में करेंगे। हम आपको बता दें कि मौजूदा मंत्रिपरिषद में कुल 53 मंत्री हैं और नियमानुसार अधिकतम मंत्रियों की संख्या 81 हो सकती है। उधर महाराष्ट्र विधानसभा से भाजपा के 12 विधायकों को दुर्व्यवहार के आरोप में निलंबित करने के विरोध में पार्टी के नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में मंगलवार को विधान भवन की सीढ़ियों पर काउंटर असेंबली स्थापित कर कृत्रिम सत्र आयोजित किया। भाजपा के कई विधायक सुबह में विधानमंडल भवन की सीढ़ियों पर बैठ गए और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी एमवीए सरकार, जिसमें शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस शामिल हैं, इस सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। विधानसभा में विपक्ष के नेता फडणवीस ने भाजपा विधायक कालिदास कोलमकर को सदन का अध्यक्ष छद्म घोषित किया और चर्चा कराने का प्रस्ताव रखा। पूर्व मुख्यमंत्री ने विधायकों को संबोधित करते हुए दावा किया कि झूठे आरोपों के आधार पर पार्टी के 12 विधायकों को निलंबित किया गया है। उन्होंने कहा, आज मैं यहां इस सरकार के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश करता हूं और मैं सदस्यों से प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करने का अनुरोध करता हूं। फडणवीस ने कहा कि उनकी पार्टी के विधायक इस अत्याचारी सरकार के कामकाज के खिलाफ बोलना चाहते हैं। उन्होंने कहा, वे इस वसूली और भ्रष्ट सरकार का पर्दाफाश करना चाहते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने ओबीसी समाज के खिलाफ जो ओबीसी समाज का ठहराव लाया है, वो संविधान के खिलाफ है, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है, वो ओबीसी समाज के खिलाफ है। इसलिए हमारे नेताओं ने जब बात उठाई तो महाराष्ट्र सरकार ने उनका आवाज दबाया। उन्होंने विधानमंडल का वहां पर राजकीय काम के लिए और 12 एमएलए हमारे निलंबित किए हैं। हम ये सरकार को नहीं छोड़ेंगे।